Good afternoon, everyone. Welcome to today's session on algorithmic trading, statistical arbitrage or pair trading. I, Dipali Bharadwaj, and joining with me today is Mr. Imran Ali. He has 7 years of experience in algorithmic trading. Imran Ali is a seasoned expert in this field, currently serving as a technical architect for Tradehull. He is responsible for developing and implementing trading strategies using algorithmic trading. Having successfully trained and shared knowledge with over 60,000 people in algorithmic trading, he is passionate about sharing his expertise. Without further delay, over to you, Mr. Imran. Okay, start करते हैं. Good afternoon, everybody. Welcome to the webinar, and today we'll be looking into the statistical arbitrage, या फिर इसको pair trading भी बोल सकते हैं. ठीक है. We'll look into these concepts अभी depth में और देखेंगे. Basically arbitrage और pair trading different चीजें हैं, but दोनों statistical arbitrage के अंदर ही fall करती हैं. ठीक है. Okay. So pair trading word से आप लोग जानते ही होंगे पेयर ट्रेडिंग वर्ड को. बट पेयर ट्रेडिंग एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए. आर्बिट्राज भी है, एंड आर्बिट्राज के भी 5 से 7 फॉर्मेट होते हैं. जैसे करेंसी का आर्बिट्राज अलग चलता है, फ्यूचर का आर्बिट्राज अलग चलता है, आप प्राइस का आर्बिट्राज अलग कर सकते हो. ओके, तो we'll look into the basics नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा we'll look into the intermediate section of pair trading today. Okay, ठीक है. So this is the agenda. इससे बोर नहीं करेंगे, आगे चलते हैं. What is pair trading? Actually होता क्या है pair trading? ठीक है. तो pair trading is a strategy बोल सकते हैं. And just for disclaimer purpose, जितना भी हम लोग strategy या फिर code and all discuss कर रहे हैं, this is all for educational purposes only. नहीं, and before आप कुछ investment decision लेते हैं, you need to consult with your financial advisor. ठीक है. Okay. तो pair trading is a strategy. नहीं, फर्स्ट इट इज डायरेक्शन न्यूट्रल, मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए. यू डोंट नीड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, पहली चीज. नहीं, ऐसा तो ऑप्शन में भी होता है, ऑप्शन में भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन में आपको वॉलेटिलिटी प्रिडिक्ट करनी पड़ती है कि मार्केट वॉलेटाइल होगा या नहीं होगा. तो एटलीस्ट वहां पे भी एक लेवल ऑफ प्रिडिक्शन तो फिर भी करनी पड़ती है. नहीं, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी भी प्रिडिक्ट नहीं करनी पड़ती है. तो डायरेक्शन और वॉलेटिलिटी टाइप का न्यूट्रल है. ठीक है. सेकेंड इज जो मार्केट में रिस्क आता है वो बहुत लेस हो जाता है आफ्टर दी पेयर ट्रेडिंग. नहीं, डाइवर्सिफाइड रहता है ऑब्वियसली. एंड दी कोर कॉन्सेप्ट इज जो भी मार्केट का प्राइस में इनएफिशिएंसी है उसको यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे हो. नहीं, मतलब कि ऐसा है, मार्केट में कुछ तो गलती हो रही है, उस गलती का हम लोग फायदा उठा रहे हैं, मोटा मोटा दिस इज दी पेयर ट्रेडिंग. नहीं, ओके, पहले देखते हैं कि पेयर होता क्या है. ठीक है, अब हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सिंपल चीज है कि किसी भी एसेट का प्राइस डिफरेंट मार्केट में सेम होना चाहिए. नहीं, अभी फॉर एग्जांपल मैं एडिडास का जूता लेता हूँ, नहीं तो वो दिल्ली में भी सेम होना चाहिए और लगभग बैंगलोर में भी सेम होना चाहिए. नहीं, क्योंकि कमोडिटी वो सेम ही है. अभी क्या होता है, जब मार्केट चेंज होने की वजह से अगर प्राइस में डिफरेंस आ जाता है तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. ठीक है. तो स्टॉक मार्केट में पेयर ट्रेडिंग कैसे होती है, आप पेयर सेलेक्ट करते हो. नहीं, दो ऐसे अंडरलाइन, दो ऐसे स्क्रिप्ट्स जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर चलते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि एचडीएफसी ऐसा चलता है. नहीं, एंड एग्जैक्ट सेम ही कुछ ऐसा ही चलेगा एचडीएफसी बैंक. नहीं, सो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, अब ये दोनों मेरे पेयर्स हो गए. ठीक है. वैसे ही टाटा मोटर और टाटा मोटर के डीवीआर के स्टॉक पेयर हो गए. नहीं, वैसे ही बोल सकते हैं कि दो कंपनीज जो सीमेंट बनाती हैं, नहीं, इनका बैकग्राउंड भी सेम है, मार्केट साइज भी सेम है, सप्लाई डिमांड भी सेम है, सारी कहानी सेम है. तो आई कैन से एसीसी सीमेंट एंड श्रीराम सीमेंट, नहीं, दूसरी सीमेंट की कंपनीज नहीं. तो मोर और लेस इनको हम लोग एक पेयर में कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है.
तो पेयर इस चीज को बोलते हैं सिंपली कि कोई भी दो हमारे एसेट्स जो सेम तरीके से मार्केट का मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है सो वी आर गेटिंग अ पेयर, ठीक है। अब पेयर तो मिल जाएगा अपने को, बाद में इसको यूटिलाइज कैसे करना है वी कैन लुक नाउ, ठीक है। ओके तो पेयर्स ट्रेड कैसे किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसके पीछे का थ्योरी क्या है एक्चुअली, पेयर्स को ट्रेड करने के पीछे का थ्योरी। ओके तो सिंपल सी चीज है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो दो स्क्रिप्ट हैं, एक है एचडीएफसी का, ठीक है, एंड एक है एचडीएफसी बैंक का स्क्रिप्ट है दूसरा, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक नहीं, आई कैन से कि एचडीएफसी मेरा ऐसा मूव होता है नहीं, एंड एचडीएफसी बैंक भी मेरा इसी तरीके से लगभग मूव होता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली अगर ये दोनों स्क्रिप्ट एक ही जैसा मूव हो रहे हैं नहीं, और अगर कभी ये लोग डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज होने का मतलब है कि अगर कभी भी ये दोनों एक दूसरे की तरह अगर मूव नहीं हुए, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट वी नॉर्मली कंसिडर, क्योंकि हिस्टोरिकली ये दोनों एक ही जैसा मूव कर रहे थे नहीं, पास्ट में लास्ट 2 साल तक, तो आगे भी अगले 2 3 4 5 महीने तक ये दोनों सेम तरीके से मूव करेंगे। ओके नाउ व्हाट वी डू, हम कंसिडर करते हैं कि ठीक है कभी प्राइस मूवमेंट हुआ, पर कोई एक ऐसा स्पाइक आ जाता है एचडीएफसी में जिसको एचडीएफसी बैंक उस समय नहीं पिक कर पाता है नहीं। तो अगर कुछ ऐसा स्पाइक एंड ऑल आता है, ठीक है, तो वहां पे अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। जब भी हमें अगर प्राइस का डिफरेंस मिल गया, इस प्राइस के डिफरेंस को बोलते हैं कि ये कन्वर्ज हो गया, ठीक है। इस प्राइस के डिफरेंस को बोलते हैं कि ये डाइवर्ज हो गया, और जब मेरा वापस से प्राइस का डिफरेंस छोटा हो जाएगा तो भी विल से कन्वर्ज हो गया, ठीक है। अब इसको बेसिकली ट्रेड कैसे करते हैं इस चीज को, आई कैन से कि मेरे दो स्क्रिप्ट हैं, स्क्रिप्ट ए एंड स्क्रिप्ट बी, ठीक है। आई एम होपिंग कि दोनों एक जैसे चलेंगे, ठीक है, एंड मुझे कुछ टाइम के बाद जाके, ठीक है, ये बराबर चल रहे थे, बस कुछ टाइम के बाद जाके एक प्राइस का डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जब मुझे प्राइस का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, सो आई विल टेक अ एंट्री, जो भी स्क्रिप्ट मेरी हायर प्राइस पे ट्रेड हो रही होगी मैं उसको शॉर्ट करूंगा। आप ऑब्वियसली इक्विटी शॉर्ट नहीं कर सकते, आप फ्यूचर को शॉर्ट करोगे, एंड जो भी मेरा लोअर स्क्रिप्ट है उसको मैं बाय करूंगा, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग यहाँ पहुंच गए, जो भी हायर स्क्रिप्ट है उसको मैंने सेल किया, और जो भी लोअर स्क्रिप्ट है उसको बाय किया। अब बस हमें वेट करना है, ठीक है, एक पॉइंट का जहां पे जाके इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं जब इनिशियली हमने ट्रेड लिया था तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 7% नहीं, ठीक है। अभी क्या होगा, मान लेते हैं कि मेरा पे ट्रेड का चला मैकेनिज्म और 12 13 दिन के लिए चला, ठीक है, एंड डिफरेंस मेरे पास रह गया, मान लेते हैं कि 2 रुपए का डिफरेंस रह गया, या फिर एक काम बोलते हैं 70 रुपए का डिफरेंस और 20 रुपए का डिफरेंस रह गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ट्रेड नंबर 1 पे और ट्रेड नंबर 2 पे, ठीक है, मैंने किसी को शॉर्ट किया था, मान लेते हैं इसको 170 पे, एंड इसको इसको 100 बोलते हैं, 170 पे, एंड ये फिर बीच में आ गया। निर्गुण, आपका जो क्वेश्चन है ना, एक्सपायरी को डिफरेंस सेम हो जाएगा, ये आप ऑप्शंस में कर सकते हो, बट अगर आप इक्विटी में देख रहे हो तो इक्विटी का कुछ एक्सपायरी से कनेक्शन नहीं है, तो ये चीज है, ठीक है। तो आई कैन से ठीक है, मेरा फर्स्ट जो ट्रेड हुआ था वो हुआ था 170 पे एंट्री पॉइंट, दूसरे का पॉइंट था 100 का। कुछ टाइम के बाद दोनों जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये आ जाता है 150 रुपीज पे और ये आ जाता है 140 रुपीज पे, ठीक है। तो मेरा जो इनिशियल डिफरेंस था वो था 70 रुपीज का, और अभी जो डिफरेंस रह गया वो 10 रुपीज का। नाउ व्हाट विल बी द पीएनएल, जिसको मैंने शॉर्ट किया था 170 पे, अब वो 150 रुपए पे है, तो मुझे यहाँ पे +20 पॉइंट्स का पॉजिटिव में हूँ नहीं, एंड जिसको मैंने बाय किया था 100 रुपए पे, अभी वो 140 रुपए पे है, तो अभी मैं यहाँ पे +60 रुपीज पे हूँ। तो 20 रुपीज इधर, 60 रुपीज इधर नहीं, 40 एक्चुअली, 40 नहीं, तो 20 रुपीज इधर और 40 रुपीज इधर। तो एक्चुअली मुझे इस पूरे पेयर ट्रेड में 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ या जितना भी मैं पोजीशन साइज बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेयर ट्रेड हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर जरूरी थोड़ा है कि जो डिफरेंस था वो ऐसे ही जाके कन्वर्ज हो, जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कि इनिशियली जो हमने ऐसा डिफरेंस लिया हो
मार्केट ऊपर चले जाए फिर क्या होगा? अगर मेरी मार्केट ऊपर जाती है और उसके बाद भी अगर ये कन्वर्ज करता है, तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ठीक है? तो 100 रुपए पे एंट्री था एंड मान लेते हैं कि ये 170 रुपए पे एंट्री था एंड 200 रुपए पे चीजें मेरी जाके क्लोज हुई हैं, ठीक है? इसको मैंने शॉर्ट किया था, इसको मैंने बाय किया था, ठीक है? अभी मैं किसी चीज को शॉर्ट कर रहा हूँ 170 पे और 200 पे जाके क्लोज कर रहा हूँ, तो -30 रुपीज का लॉस हुआ इधर, ओके? 100 रुपए पे खरीदा और 200 रुपए पे अगर मैं जाके बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पे +100 का प्रॉफिट हो रहा है। देन वापस से -30 +100 तो आपको वापस से 70 मिल जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है, ठीक है? पर अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, सो स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। अगर आप इसका उल्टा करोगे, देन ऑल्सो इट विल वर्क, ठीक है? तो मान लेते हैं 100 रुपए का स्टॉक कोई 100 रुपए पे था, कोई 50 रुपीज़ पे था। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है? एंड मेरी चीज़ें 30 रुपीज़ पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है? जो हायर चीज़ थी उसको सेल किया था, जो लोअर चीज़ है उसको बाय किया है मैंने। नाउ लेट अस सी, 100 रुपीज़ पे सेल किया, 30 रुपए पे बाय करूँगा तो +70 इधर मिला, नहीं 50 रुपीज़ पे मैंने बाय किया था एंड 30 रुपीज़ पे मैं सेल कर रहा हूँ तो -20 इधर आया, नहीं? इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वापस से 50 आएगा और अब इनिशियली के डिफरेंस देखोगे तो वो 50 था। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारा डिफरेंस जो था वो किसी भी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाता है, डिफरेंस अगर दोनों के बीच में खत्म हो जाता है, तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट बुक हो रहा है, नहीं? अभी कोई डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट भले ही साइडवेज़ रहे, कन्वर्ज हो जाएगा तो भी चलेगा, अप ट्रेंड में जाए तो भी चलेगा, डाउन ट्रेंड में जाए तो भी चलेगा, ठीक है? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, वी जस्ट वांट कि जो हमने इनिशियली डाइवर्जेंस क्रिएट किया था, वो कम हो जाए। अगर वो कम हो रहा है, सो वी आर इन पॉजिटिव और अगर डाइवर्जेंस बढ़ गया, तो वी आर इन लॉस। इसका फिर उल्टा भी हो जाता है, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन अभी सेंड कर सकते हो इन दी चैट बॉक्स। वी विल टेक दी क्वेश्चन ऑन दी थ्योरी, अभी ले सकते हैं इस चीज को, वरना आगे ना जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा बहुत रिलेटेड है टू दिस टॉपिक। Please किसी write का in your questions on the chat box, if any. ठीक है? सो विजय का क्या ये हेजिंग की तरह है? तो यस विजय, ये भी हेजिंग की तरह है, बस इतना है कि हम ये ऑप्शन पे नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग इक्विटी में कर रहे हैं, जैसे तो बेसिकली हम लोग हमारी जो पर ऑप्शन में भी वही है, नहीं? ऑप्शन में आपको क्या बोलते हैं उसको हम, ऑप्शन में हम उसको भले डायरेक्शन न्यूट्रल बना सकते हैं, नहीं? बट आपको वॉलेटिलिटी तो फिर भी प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी ना। अगर आप बाय करते हो तो आपको फिर भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज। आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज रहेगी। तो फिर भी प्रेडिक्शन का तो वैल्यू आपके ऑप्शन बाइंग सेलिंग में भी है, बट इधर प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ता है। ये चीज है, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, व्हाट इफ, ठीक है? एक क्वेश्चन है कि क्या होगा कि अगर जो पेयर ट्रेडिंग जो भी हमने पेयर्स लिए थे, अगर उनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है तो? नहीं, अगर बढ़ जाएगा तो देयर विल बी अ लॉस, नहीं? बट व्हाट आर द चांसेस कि वो बढ़ेगा, नहीं? तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में जो अभी करंट डिफरेंस चल रहा है वो 10 रुपए का चल रहा है, नहीं? दोनों सेम अंडरलाइंग चीजें हैं, दोनों लगभग सेम कंपनीज हैं, सेम एरिया दोनों का। तो अब ये 10 रुपए का डिफरेंस बढ़ के 40 रुपए हो जाए, 50 रुपए हो जाए, ये हार्ड होगा, नहीं? बट 10 रुपए का डिफरेंस घट के 5 रुपए पे आए, 2 रुपए पे आए, दिस इज इजी। मतलब उसको डाइवर्ज करना मुश्किल है, डाइवर्ज करना हार्ड है, पर कन्वर्ज करना इजी है, नहीं? तो डाइवर्जेंस वाले जो लॉस के क्या बोलते हैं ट्रेड्स रहेंगे, उनका होने का पॉसिबिलिटी कम है, पर कन्वर्ज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे आपका वो होता है ना, और क्या बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग, कि मार्केट ट्रेंड करेगी, 30% ऑफ द टाइम ट्रेंड करेगी, बट नियरली 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगी, मोर और लेस लाइक दैट ओनली। ओके, ठीक है? वन क्वेश्चन इज फ्रॉम दीन दयाल कि व्हाट विल हैपन इफ स्टॉक इज नो लॉन्गर इन पेयर आफ्टर मूवमेंट, नहीं? कि अगर मान लीजिए हमने स्टार्ट, जब हमने स्टार्ट किया था तब तो चीजें हमारी पेयर में थी, नहीं? पर जब
ट्रेड किया, 10-15-20 दिन बाद चीजें पेयर से हट गई, नहीं तो इस केस में क्या होगा? तो दीनदयाल इन केस सिंपली ऐसा होता है कि पेयर आपके बहुत जल्दी हटते नहीं है। जो आप पेयर आइडेंटिफाई करोगे वो आप लास्ट, जैसे कि मान लो 4 साल के डेटा पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो लास्ट 4 साल से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आपस में पेयर में है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अगले 40 दिन में वो पेयर से हट जाए, नहीं। तो आप लंबा टाइप का डेटा निकालोगे, उसके ऊपर ही आप पेयर डिफाइन करोगे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है विजय का, हाउ कैन वी शॉर्ट फॉर इक्विटीज? विजय, आप इक्विटीज को तो शॉर्ट नहीं कर सकते हो, नहीं, इस केस में आपको फीचर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। यस, ठीक है, ओके, ठीक है। वी हैव एक्चुअली नाउ लॉट मोर क्वेश्चंस, नहीं, आई थिंक बहुत से क्वेश्चन अब आगे वाले कॉन्सेप्ट में विल कवर, ठीक है। ओके, तो ये था अपना सिंपल सिंपल का पे ट्रेडिंग का मैकेनिज्म। ओके, तो अब जो मेन क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्योंकि एक्चुअली सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी पेयर ट्रेडिंग में, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरी दो स्क्रिप्ट्स जो मैं देख रहा हूँ वो पेयर में है, नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसा बोल सकते हैं क्या कि दोनों का सेम सेक्टर है तो दोनों सेम पेयर में है क्या? नहीं? या फिर दोनों का मार्केट कैप है तो सेम पेयर में है क्या? नहीं? तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज अ वेल डिफाइंड मेथड जिससे आप पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं कोरिलेशन, ठीक है। सो व्हाट इज कोरिलेशन, मैं आपको एक्सेल से बता देता हूँ, ठीक है। कोरिलेशन इज एक्चुअली सिंपल। मान लेते हैं ये मेरा स्टॉक ए है, चलो ठीक है, एचडीएफसी लिखते हैं और सिप्ला लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टॉक ए है, स्टॉक ए का ये क्लोज है, मैं कोई रैंडम क्लोज दे रहा हूँ अभी के लिए। एक काम करते हैं ना, थोड़ा ऐसा देते हैं, रैंडम नंबर इंटू 100, ठीक है। तो मैंने रैंडम क्लोज का वैल्यू प्लॉट कर लिया है, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द स्टॉक्स। तो आप अगर एक्सेल में कोरिलेशन निकालना चाहते हो, तो ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या बताता है कि दोनों का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपस में कितना मैच करता है, ठीक है। अगर दोनों का क्लोजिंग प्राइस बहुत ज्यादा मैच करेगा तो उसका कोरिलेशन 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कोरिलेशन वैल्यूज मीनिंग, ये होता है, ठीक है। तो अगर मेरा कोरिलेशन 0.9 से ज्यादा है, नहीं 0.9 और 1 के बीच में, तो मतलब कि दोनों के दोनों बहुत हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर 0.7 to 9 है तो थोड़ा कोरिलेशन है, वैसे करके आप पॉइंट नीचे हटाते रहोगे, आपका कोरिलेशन नीचे मतलब कम होता रहेगा, ठीक है। 0.5 to 0.7 है मतलब कि मॉडरेट पॉजिटिव है, मतलब कोई ज्यादा कोरिलेशन नहीं, ठीक। तो व्हाट आई कैन से, इनका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, CORR कोरिलेशन। पहला स्क्रिप्ट लाइन देता हूँ, पहला एचडीएफसी का क्लोज दिया, सिप्ला का क्लोज दिया, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन 0.5, मतलब कि दोनों कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। नाउ चेक, अब अगर मैं एचडीएफसी की वैल्यू, अगर इसमें मैं कॉपी करना पड़ेगा, आई थिंक कॉपी पेस्ट वैल्यूज CORR कोरिलेशन, पहले स्क्रिप्ट का कोरिलेशन दूसरे स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं था। अगर अब मैं इसको थोड़ा कॉपी कराता रहूंगा, या एक काम करते ना, मैं थोड़ा सा डेटा कॉपी कराता हूँ, देख रहे हो। तो नाउ व्हाट आई हैव डन, इतना डेटा ना मैंने जस्ट ओवरराइट करके कॉपी करा दिया, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट क्लोज उनका मैच करा दिया, कोरिलेशन बढ़ गया आपका। आप जितना मैच कराओगे, नहीं, आपका कोरिलेशन उतना बढ़ता रहेगा। आगे 0.79, इसको कॉपी कराया 78, 97, 97, एग्जैक्ट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आपको क्या बताएगा? सिंपल सी चीज है कि क्या कॉलम ए कॉलम बी से मैच कर रहा है, ये आपको कोरिलेशन बताता है, नहीं। इसका दूसरा भी मतलब है, क्या चार्ट ए मेरा चार्ट बी से एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्या, ये कोरिलेशन बताएगा। अगर अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दे दूं, मान लेते हैं कि मैं 2 रुपए देता हूँ, घट गया कोरिलेशन, क्योंकि अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो सिंपल है, आपका दो लाइंस के बीच में कितना मैचिंग है, ये कोरिलेशन आपको बताता है, ठीक है।
Okay. Now what we will do कि ये तो मैंने आपको एक्सेल के थ्रू बता दिया कि ठीक है आप एक्सेल पे ऐसा करोगे तो you'll get the correlation, नहीं बट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में ठीक है प्रैक्टिकली कैसे पेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है क्योंकि मैं तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक का प्राइस वाइज निकाल के तो कोरिलेशन मैनुअली तो नहीं चेक करने वाला, नहीं नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सम कोड और वो कोड ऑटोमेटिकली हमें सारे पेयर्स निकाल के दे देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो दो कौन सी स्क्रिप्ट हैं जो बहुत ज्यादा टाइट चल रही है, एक दूसरे के जैसा चल रही है, सो आई कैन फाइंड एन अपॉर्चुनिटी देयर, ठीक है। ओके सो आई जस्ट कम टू द वेबिनार, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बट वी विल स्टिल डू इट। ये भी होता है कि जब आप सिंपली स्ट्रैटेजीज जितनी बेटर होती जाती है उतनी टेक्निकल होती जाती है, उतनी हार्ड होती जाती है, तभी तो कॉपी नहीं करा जा सकता इन चीजों को क्योंकि इसको समझने को दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ना 5 मिनट का डेटा है, ठीक है एंड ये डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दी नुवामा एपीआई, नहीं तो उसमें हिस्टोरिकल का फंक्शन है, तो वहां से जस्ट हम लोग डेटा बुला के सीएसवी में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है फाइंड कोरिलेशन, ठीक है। अब मैं स्क्रिप्ट चलाता हूँ एंड यू विल गेट द आउटपुट। आ गया, तो अभी मुझे सारे स्टॉक्स के बीच में कोरिलेशन आ गया, ठीक है। सो आई कैन से एशियन पेंट और बजाज फिनसर्व के बीच का कोरिलेशन है 0.85। ये एशियन पेंट किससे ज्यादा सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है उसका नाम निकाला गया है, ठीक है। एंड ये जो मैं डेटा ले रहा हूँ ये आई थिंक लास्ट 6 महीने का डेटा है कोरिलेशन के अंदर, लास्ट 6 मंथ्स के डेटा के ऊपर हम कर रहे हैं, ओके। तो आई कैन से बीपीसीएल एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दोनों पेट्रोलियम कंपनीज है, इनके बीच का कोरिलेशन है 0.87। और नीचे आके देखिए क्या एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, यही हम बात कर रहे थे बहुत शुरू में, इनके बीच का कोरिलेशन है 0.99, मतलब कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह ही चलते हैं। अब ये मुझे अच्छे खासे पेयर मिल गए, सो व्हाट आई कैन डू, मैं कोई टॉप 10 पेयर निकाल सकता हूँ और अगर उन टॉप 10 पेयर में कभी भी मुझे डाइवर्जेंस आएगा सो आई कैन टेक माई एंट्री। डन, देख रहे हो इन्फोसिस एंड टीसीएस दोनों आईटी कंपनीज हैं, नहीं कोरिलेशन, वैसे ही मारुति और आयशर मोटर कोरिलेशन। डन, तो ये चीज है। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं, नहीं तो थोड़ा अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बताऊं तो आई जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम RACE and we'll run it from here। जितना भी मैंने कोरिलेशन फाइंड किया है वो इस डेटा के अंदर है कोरिलेशन, इसको मैं 2CSV में भेज सकता हूँ एंड आई विल से फाइंड कोरिलेशन डॉट CSV करके स्टोर करा देंगे, ठीक है। ये देखो आगे फाइंड कोरिलेशन 2CSV 1:25 1:26 जिस पे भी डाउनलोड हुई है। नाउ लेट अस सी, तो ये एक्सेल आपको क्या देगा कि कौन सा स्टॉक किससे कितना ज्यादा कोरिलेटेड है, यहाँ पे आपको डेटा आ गया। तो आई कैन सिंपली से अदानी पोर्ट और अदानी पोर्ट के बीच में कोरिलेशन कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा क्योंकि अदानी पोर्ट अपने आप से परफेक्टली मतलब मैच करेगा, ठीक है। अदानी पोर्ट और एशियन पेंट का कोरिलेशन है 0.74। अदानी पोर्ट और एक्सिस बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, आगे 0.11 नेगेटिव है, कनेक्टेड है ही नहीं। अदानी पोर्ट और बजाज ऑटो आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, इनका कोरिलेशन है 0.26। तो अगर आपको नॉन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, नहीं होता है ना, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सिंपल सारे स्क्रिप्ट का कोरिलेशन निकाल सकते हो, नहीं तो मुझे यहाँ सिंपल पता है कि अदानी पोर्ट और बजाज ऑटो कोरिलेटेड नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों को मेरे पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ। और अगर पेयर ट्रेडिंग करना है तो आई कैन सिंपली से इसको सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अदानी पोर्ट ज्यादा से ज्यादा भी मतलब कोटक बैंक के साथ कोरिलेटेड है इन द लास्ट 6 मंथ। वैसे अगर आप किसी और का निकालोगे बजाज फाइनेंस, इसको सॉर्ट करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के साथ हाईली कोरिलेटेड है। आगे
बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के साथ कोरिलेटेड, दोनों बजाज की कंपनीज हैं, वी गेट द कोरिलेशन। डन। तो क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको मतलब फ्रेम डेटा दिखाया कि एक्चुअली कैसे निकाला गया था इस चीज को। यस, ओके। नाउ वी विल सी कि ठीक है ये लोग दिखते कैसे हैं जब अगर दो स्क्रिप्ट हमारी कोरिलेशन में आती हैं, मतलब अगर दो स्क्रिप्ट हमारी पेयर में है तो वो लोग दिखाई कैसे देते हैं। नहीं, पॉइंट कोरिलेशन। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ना मैंने पेयर भी बना रखे हैं। नेक्स्ट HDFC और HDFC बैंक, ठीक है, इन दोनों का देखते हैं। नाउ लेट अस सी कि जब कोरिलेशन बोला गया है तो दिखता कैसा है चार्ट के ऊपर, ठीक है। सो आई विल से कि होता कैसे है, एक मिनट, रोज ट्रेडिंग व्यू लॉगिन, आ जाओ, HDFC बैंक लॉन्च चार्ट, ठीक है। तो ये HDFC बैंक है एंड इसके साथ IOC नहीं, इसके साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ HDFC को, ठीक है। कंपेयर करते हैं, चेक करो, दोनों चार्ट आपके लगभग और लगभग सेम ही मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कितने मिनट का चार्ट है, आई थिंक ये 30 मिनट का चार्ट है ना, मैं इसको 1 घंटे का चार्ट करता हूँ, अब चेक करो। तो जितना भी हमारा मूवमेंट होगा वो लगभग लगभग सेम मूवमेंट है, correct? तो अब अगर सेम मूवमेंट है तो अब यहाँ पे मैं मेरा स्ट्रेटेजी डिवाइस करना स्टार्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी में सिंपल एक चीज बोलूंगा, जो भी मेरा स्क्रिप्ट में अगर डिफरेंस आता है सो आई नीड टू टेक दी एंट्री, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे ना स्क्रिप्ट के बीच में डाइवर्जेंस था, दोनों के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे मेरे स्क्रिप्ट के बीच में था डाइवर्जेंस नहीं, और एक्चुअली आप यहाँ पे जाके देखोगे तो दोनों स्क्रिप्ट के बीच का वैल्यू एक्चुअली क्या बोलते हैं कन्वर्ज हो गया था, नाउ दोनों का प्राइस सेम था लगभग लगभग, ठीक है। तो अब मैं सिंपल करूंगा कि अब मैं मेरा एंट्री के पॉइंट वहां पे रखूंगा जहाँ पे मुझे अच्छा खासा डाइवर्जेंस मिल रहा है, और जब मेरा कन्वर्ज हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। Done? तो यहाँ तक तो सिंपल है, ठीक है। और ये मैं आपको शुरू में बता रहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ से डाइवर्जेंस एक्चुअली स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर से डाइवर्जेंस स्टार्ट किया है, नहीं? पर मार्केट मेरी ऊपर की तरफ गई है, नहीं? मार्केट मेरी अगर ऊपर की तरफ चले गई, पर अगर ऊपर भी जाके अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं, नहीं, जैसे लोग इस पॉइंट पे मिले, नहीं, तो भी आई विल स्टिल बी इन प्रॉफिट टेक्निकली। फिर देख लेते हैं, 100 रुपये यहाँ पे था एंड 90 रुपीज यहाँ पे था, मान लेते हैं 110 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको सेल किया, इसको बाई किया, नहीं, तो वंस लेट अस सी, 100 रुपये पे सेल किया, 110 पे बाई करेंगे -10, 90 पे बाई किया, 110 पे सेल किया +20, तो जितना इनिशियली आपको डिफरेंस मिला था ना वो था 10 रुपए का, तो जितना इनिशियली हमें डिफरेंस मिला था अगर ये दोनों कन्वर्ज करते तो उतना डिफरेंस वी विल ईट, वो मिल जाएगा अपने को, ठीक है। बेसिकली मैंने ट्रेडिंग भी चलाता नहीं हूँ ज्यादा, बट अगर हम इसका ना डिफरेंस फाइंड आउट कर पाते तो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ओके। इंफॉर्मेशन लाइन, ठीक है, तो आगे ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंट्री का डिफरेंस था वो था 2.25%, मतलब कम से कम 2.5% का डिफरेंस, एंड वो अगर क्लोज होता तो फिर वो पूरा मेरा 2.5% पॉजिटिव में निकलता था इस ट्रेड के, ठीक है। बट पेयर मिल जाना ही सब कुछ नहीं है, नाउ देयर इज अ टफर क्वेश्चन कि ठीक है भाई हमें पेयर तो मिल गया, नाउ अब वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पे जाके आप बोलोगे कि ठीक है अब मेरे पास अच्छा खासा डाइवर्जेंस है, नाउ आई विल ट्रेड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को फॉर्म करूं तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो, ठीक है, ये मेरा चार्ट 1 है एंड ये मेरा चार्ट 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस आया, यहाँ पे कम डिफरेंस है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं सिर्फ डिफरेंस मेजर करूं तो यहाँ पे इतना था ना, इतना डिफरेंस था, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना लंबा डिफरेंस था, यहाँ पे इतना लंबा डिफरेंस था,
तो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है, इस डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ना 4 स्प्रेड है, स्प्रेड 1, स्प्रेड 2, स्प्रेड 3, स्प्रेड 4। तो अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अब मेरा स्प्रेड का कितना वैल्यू होना चाहिए जिसके बाद जाके मैं मेरा पेयर ट्रेड इनिशिएट कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप एंट्री तो ले सकते हो, नहीं, पर कितना मिनिमम डिफरेंस है जिसके बाद ही जाके आप अपने पेयर्स को इनिशिएट करोगे, व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब हो गया थोड़ा टेक्निकल, नहीं, बट ठीक है। नाउ विल फाइंड दी सोल्यूशन फॉर दी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जिस पे जाके हम लोग एंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दी सेकंड प्रोग्राम फाइल एंट्री एंड एग्जिट का मेथड, ठीक है। ओके, तो मैंने मेरे पेयर लिख रखे हैं एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ठीक है। वैसे ही लेजरेंट टर्बो, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इस तरीके से मेरे पेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं इनके बीच का ना रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। रेशियो क्या होता है आपका, स्क्रिप्ट 1 का एलटीपी डिवाइडेड बाय स्क्रिप्ट 2 का एलटीपी, इस चीज को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट 1 का एलटीपी डिवाइडेड बाय स्क्रिप्ट 2 का एलटीपी रेशियो बोलते हैं। रेशियो जितना ज्यादा होगा डिफरेंस उतना ज्यादा है, रेशियो जितना कम होगा मेरा स्क्रिप्ट उतना टाइटली कोरिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, नहीं, तो व्हाट विल हैपन, इस तरीके से देखते हैं, नहीं, अभी इन दोनों के बीच का अगर रेशियो बनाऊं, नहीं, तो यहाँ पे मेरा रेशियो कम है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, रेशियो स्पाइक किया, यहाँ पे डिफरेंस कम है। मतलब सिंपल है, जितना मेरे ज्यादा डिफरेंस होगा रेशियो उतना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना कम होगा रेशियो उतना छोटा होगा, मतलब सीधे सीधे आपका डिफरेंस होता है, ठीक। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने रेशियो फाइंड किया है। एक बार ना रेशियो को प्लॉट करके देखते हैं कि रेशियो कैसा दिखता है करके, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, सीएमडी पाई 2, ठीक है। मेरा पहला पेयर आया एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। एंड अभी ये जो आप लाइन देख रहे हो ये रेशियो है, रेशियो इज द डिफरेंस कि दोनों के बीच में कितना कितना डिफरेंस था, ठीक है? तो कुछ टाइम तक रेशियो बहुत कम था, फिर रेशियो लो भी था, एवरेज रेशियो का इधर है कुछ नहीं। सो फिर मैं क्लोज करता हूँ चार्ट को। अब मेरे पास दूसरा आगे रेशियो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बीच का रेशियो का ग्राफ है, फिर क्लोज कर रहा हूँ गेल और आईओसी के बीच का रेशियो का ग्राफ है, क्लोज करो, नेक्स्ट 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 ऐसे करके चलता रहता है। नाउ व्हाट आई कैन से सिंपल कि, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ माई रेशियो। जब भी मेरा रेशियो बहुत ज्यादा होगा तो आई विल टेक अ एंट्री, और जब रेशियो मेरा कम हो जाएगा तो आई विल एग्जिट माई ट्रेड। डन। जब भी मेरा रेशियो बहुत ज्यादा होगा आई विल टेक अ एंट्री, और जब भी मेरा रेशियो बहुत कम हो जाएगा आई विल टेक अ एग्जिट। ऐसा कौन कराता है हमारे लिए, हम ऐसा ही कुछ ऐसे भी करते हैं ना, जब भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है वील टेक अ एंट्री, और जब वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है वील टेक अ एग्जिट, मीन रिवर्जन में करते हैं, नहीं। एंड ऐसा रेशियो आप बॉलिंजर बैंड से फाइंड, मतलब या बॉलिंजर बैंड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जैसे आप क्लोज के ऊपर बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, ठीक? तो मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया है रेशियो के ऊपर। आप बॉलिंजर बैंड वॉल्यूम पे भी लगा सकते हो, पीसीआर पे भी लगा सकते हो, नहीं, आप किसी भी चीज के ऊपर एक्चुअली बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने बॉलिंजर बैंड लगा रखा है रेशियो के ऊपर, नहीं। तो जब भी मेरा रेशियो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को क्रॉस करेगा, सो आई कैन टेक अ एंट्री, और जब भी वो बॉलिंजर बैंड के मिडिल वाले पे आएगा सो आई कैन टेक अ एग्जिट। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड के पोर्ट्स को अनब्लॉक करता हूँ, ठीक, एंड आई विल स्टार्ट इट। तो आई विल से pmd पाई 2 और रन करते हैं, आ गया, ये आ गया आपका डिफरेंस, ठीक है। तो जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन आपका रेशियो है, रेड लाइन अपर बैंड है, और ग्रीन लाइन आपका लोअर बैंड है, यस। तो अब चेक करते हैं कैसा दिखता है, काम करते हैं इसको मिडिल में करते हैं, ये ऐसा, ठीक है। सो अब जो मेरी ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है कि मेरे अभी दोनों स्टॉक्स के बीच में, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द ब्लू लाइन।
नहीं, जब भी मेरी ब्लू लाइन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब बॉलिंजर बैंड अपर बैंड से ऊपर जाएगा, नहीं, सो आई कैन इनिशिएट अ पेयर ट्रेड। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा है। हम बोलेंगे कि मैं मेरा पेयर ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करूँगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं? एंड व्हाट आई विल से कि जब भी मेरा मिडल बैंड को क्रॉस करेगा या लोअर बैंड के करीब आएगा, सो आई कैन एक्सिट हियर। नहीं, तो यहाँ पे पेयर ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है? अब आप चेक करते रहो, सिंपल सी बात है। पेयर ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करो, एग्जिट करो, यहाँ पे इनिशिएट करो। आपका अपर बैंड डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पेयर ट्रेड इनिशिएट किया, डिफरेंस बहुत कम है, पेयर ट्रेड को क्लोज किया, डन। अगर मैं दूसरा चार्ट ऑन करूँ, ठीक है? इसको क्लोज करता हूँ। अब मेरे पास चार्ट है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का चार्ट है, ठीक है? तो इफ आई सी हियर, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, पेयर ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे डिफरेंस मेरा खत्म ही हो गया, पेयर ट्रेड का एग्जिट किया। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया, डिफरेंस कम एग्जिट किया। यहाँ तो एक्चुअली मैंने मिडिल बैंड बनाया नहीं है, एक काम करते हैं, जस्ट मेक अ मिडिल बैंड। तो आप मिडिल बैंड से करना चाहते हो तो आप मिडिल बैंड से भी कर पाओगे, ठीक है? तो आई विल से अपर बैंड की जगह मिडिल बैंड बनाओ, मिडिल बैंड, मिडिल बैंड, एंड अब वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? EMD बाय 2, ठीक है? ये HDFC आगे, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? तो अभी मेरा जो ग्रीन कलर का लाइन है दैट इज द मिडिल बैंड। चेक करते हैं आगे, लाइक दिस, ये आ गया, ठीक है? तो आई कैन से जहाँ पे मेरा डिफरेंस बहुत ज्यादा था, पेयर ट्रेड को इनिशिएट किया, जब भी मिडिल बैंड के पास आया पेयर ट्रेड को एग्जिट किया, ठीक है? एंड जहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा था, पेयर ट्रेड इनिशिएट किया, मिडिल बैंड पे आया, पेयर ट्रेड को क्लोज किया, डन हो गया सिंपल तरीके से। वापस से देखते हैं कोई एक, ओके हाँ, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ना, क्या होगा कि अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो देख रहे हो ये केस है जहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। यस, तो वही है, जब आपका डिफरेंस बढ़ेगा, ट्रेंडिंग में बढ़ेगा, तो 70% 30% ऑफ द टाइम बढ़ेगा, पर 70% ऑफ द टाइम मार्केट आपका साइडवेज ही रहेगी। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो ये अभी तक आप जितना देख रहे हो ना, ये ऐसा समझिए दिस इज दी थ्योरेटिकल पार्ट ओनली। अभी भी हमने कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया है, ना ही बहुत रिफाइन किया गया है कि आप एंट्री एग्जिट कब लोगे। बट हैपेंस एक्चुअली आफ्टर दिस स्टेप इज बैक टेस्ट। नहीं, अभी जो थ्योरी प्रपोज करी गई है, अब उसको बैक टेस्ट किया जाएगा लास्ट 5 साल के डेटा के ऊपर कि ठीक है, मेरा अपर बैंड अगर रेशियो क्लोज होता है और लोअर बैंड पे आता है, पेयर बनाओ, पेयर एग्जिट करो, नहीं, उसको बैक टेस्ट किया जाएगा। बैक टेस्टिंग के बाद आप रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर पता चलेगा कि पेयर ट्रेडिंग का लॉजिक क्या एक्चुअली ऐसे काम करने से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो एक्चुअली टू मेक अ स्ट्रेटेजी वर्क इतना लंबा काम करना पड़ता है। तो अभी तो आप जो देख रहे थे दैट इज नियरली, वी कैन से एटलीस्ट 20 से लेके 25% तक का काम हुआ होगा। नियरली 70% वर्क और करना पड़ेगा टू बैक टेस्ट इट, एंड फिर उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को लाइव ले जा सकते। तो इसीलिए दिस इज द बेसिक्स ऑफ पेयर ट्रेड कैसे किया जा सकता है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, पता ही चलता रहेगा, ठीक है? आप जितना भी मतलब अगर आप चार्ट बाय चार्ट बैक टेस्ट करना चाहते हो तो ये चार्ट एंड ऑल है, इससे आप विजुअली बैक टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोड से बैक टेस्ट होता है रियली जब करा जाती है चीजों को, ठीक है? सो इट वाज बिट टेक्निकल एंड आई थिंक बिट फास्ट, बट मोर और लेस दिस इज द मैकेनिज्म एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में पेयर ट्रेडिंग को कैसे करते हैं। नाउ अबाउट ट्रेड हल, ओके? सो बेसिकली हम ट्रेडल में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं लास्ट 6 साल से, एंड वी आर डूइंग इट प्रोफेशनली फॉर अस एंड फॉर आवर रिटेल क्लाइंट्स। नहीं, जो एक चीज ट्रेडल में हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं वो ये है कि वी डोंट टेक इट लाइक कि हम अच्छा ट्रेड करेंगे या फिर एल्गो अच्छा ट्रेड करेगा। ऐसा होता है ना कंपटीशन कि डिस्क्रिशनरी अच्छा है, एल्गो अच्छा नहीं है, नहीं? वो करने की जरूरत नहीं है, अब कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है।
इंसान कुछ चीजें कर सकता है और कंप्यूटर कुछ चीजें कर सकता है, दोनों में ना कंपटीशन कराने का जरूरत नहीं है, नहीं, दोनों को एक्चुअली आप एक साथ यूज कर सकते हो, नहीं। तो ट्रेड हल में हम इसको मैन प्लस मशीन, मैन प्लस एल्गो की तरह देखते हैं, नहीं? तो व्हाट विल डू, जहाँ पे भी जितना दिमाग लगाने का काम है, जहाँ पे भी स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का काम है, वो हम करेंगे, और जहाँ पे भी उसको टेस्ट करने का काम है या ऑटोमेट करने का काम है, वो एल्गो करेगा, वो कंप्यूटर करेगा। एक्चुअली वी कैन जस्ट हाइब्रिड क्रिएट करना पड़ता है अपने दिमाग का और कंप्यूटर के दिमाग का, ताकि वी कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली विच इज ऑल प्रोग्रामिंग एंड ऑल, and we do algo trading, we teach algo trading, and this is our work in the algorithmic trading domain. Yes. Okay, now we can go for the question and answer. ठीक है दीपाली, आप ले रहे हैं? दीपाली, ओके, आई थिंक ओके, इफ आई एम ऑडिबल, ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, एंड विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन देयर। ओके, Users, you can just write down your questions on the chat box. ओके, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस एंड ऑल। पहला क्वेश्चन अश्विन का लेते हैं, ठीक है। हाउ आपका रिस्क और रिवॉर्ड कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अश्विन, ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट लॉस, नहीं, आपका एक्यूरेसी कितना है, ये सारा डेटा आपका आएगा आफ्टर वी बैक टेस्ट दिस थ्योरी, नहीं। तो अभी के लिए दिस इज द थ्योरी, एंड वंस यू बैक टेस्ट इट यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स फॉर लास्ट 5 ईयर, कि लास्ट 5 साल पे अगर मैं मेरा पेयर ट्रेडिंग चलाता था, सो व्हाट वुड बी माय पीएनएल, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता था, ठीक है। अमित का क्वेश्चन है, बट देयर इज अ न्यूज इन हाउसिंग सेक्टर, ठीक है अमित। तो अगर कोई न्यूज आती है या अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो वो तो हमारे फेवर की बात है, क्योंकि जब भी न्यूज आएगा तो हो सकता है कि उनमें से एक स्क्रिप्ट जंप कर जाए और दूसरी स्क्रिप्ट लेट जंप करे, तो आपको मिल गया आपका डाइवर्जेंस का ट्रेड। तो एक्चुअली अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे फायदे की बात है, नहीं? और एक्चुअली वॉलेटिलिटी एक टाइम पे इंक्रीज होती है, पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद वॉलेटिलिटी विल श्योरली कम डाउन, वॉलेटिलिटी कम होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, एंड वी कैन एग्जिट आफ्टर द वॉलेटिलिटी इज गॉन। यस, ओके। स्वप्निल का क्वेश्चन, कैन दिस बी डन ऑन एनी टू स्टॉक्स हु आर हाईली कोएफिशिएंट, नहीं, यस स्वप्निल, आप कोरिलेशन चेक करते हो और करा उन्हीं पे जाएगा, पेयर्स उन्हीं को माना जाएगा जो हाईली कोरिलेटेड है। नॉन कोरिलेटेड स्क्रिप्ट में तो पेयर ट्रेडिंग करेंगे ना। अभी क्या एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा में तो नहीं करेंगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। एक बैंक है और एक फार्मा का सेक्टर है, तो वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यस, ओके। एक क्वेश्चन है हिमांशु का, कि अगर एमटीएम लॉसेस, ठीक है, अगर डाइवर्ज होने लगता है, नहीं, तो इनिशियली डाइवर्जेंस इतना था, ठीक है, पर अगर और डाइवर्ज होने लगता है तो नाउ व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ना एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हिमांशु, नहीं, डाइवर्जेंस आपका तब आता है जब आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। कुछ टाइम में वॉलेटिलिटी घटेगी ही, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जाएगी, जैसे अदानी पोर्ट में थी वॉलेटिलिटी, अब रिड्यूस हो रही है, अगले 6 महीने में और खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली जब हम लोग इसको करते थे, आप जितना बड़े डाइवर्जेंस पे एंट्री लोगे, नहीं, आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल उतना बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको मान लीजिए 10 पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ पे 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एक्चुअली आप इसको कंपाउंड कर सकते हो थोड़ा, मतलब कि यहाँ पे मैंने 1 लॉट पे काम किया, यहाँ पे 2 लॉट पे, डाइवर्जेंस और बढ़ा, मैं 3 लॉट पे जा रहा हूँ। तो आप एक लेवल तक जा सकते हो,
मतलब 2-3 लेवल तक आप पिरामिड कर सकते हो ताकि आपके पास लंबी वैल्यू पड़े डाइवर्जेंस की। शुभा का क्वेश्चन है, डू वी हेज बाय ऑप्शंस और बाय फ्यूचर? शुभा, इसको हेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका मार्केट का डायरेक्शन ऑलरेडी हेज्ड है। एक को आप बाय कर रहे हो, एक को आप सेल कर रहे हो, नहीं तो इस केस में हेज करने की जरूरत नहीं है। यस, ओके। मनीष का एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दी एक्सेल अगेन? ठीक है, तो एक बार एक्सेल पे फिर से चले जाते हैं। नहीं, ये एक्सेल क्या बोलता है फाइंड कोरिलेशन का। ठीक है? तो एक्सेल ना बेसिकली आपको बताता है कि कौन से दो स्क्रिप्ट हैं, मतलब दो स्क्रिप्ट के बीच में कोरिलेशन कितना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी को भी उठाते हैं, डॉक्टर रेड्डी का, ठीक है, और सिप्ला का कोरिलेशन कितना है? डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला का कोरिलेशन है 0.38। ओके, तो 0.38 आके चेक करो। 0.38 इज लाइक, एक मिनट, हाँ, we'll go here. 0.38 इज लाइक कि दोनों मॉडरेटली कोरिलेटेड है, मतलब कि कोई खास कोरिलेशन नहीं दोनों के बीच। ओके, 38 इधर आएगा। लो पॉजिटिव, मतलब कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, ओके। मुर्तजा का क्वेश्चन है कि कितना कौन से वैल्यूज हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए, नहीं कि 0.9 से ऊपर का कंसिडर करे या 0.8 से ऊपर का कंसिडर करे। तो बहुत सिंपल है मुर्तजा, जितना ज्यादा आपके स्क्रिप्ट्स को रिलेटेड है, जितना हायर नंबर आप पिक करोगे उतना ज्यादा बेटर है। नहीं? Okay. वन क्वेश्चन कि कितना डाइवर्जेंस रिक्वायर्ड है टू टेक दिस ट्रेड, इसको हमने सॉल्व किया था यूजिंग दिस बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट। नहीं, तो डाइवर्जेंस कुछ भी हो सकता है, जब भी डाइवर्जेंस मेरा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जा रहा है या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जा रहा है, सो आई कैन टेक अ एंट्री इन दैट केस। तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधे आप बॉलिंजर बैंड लगाओ। अ, जब भी डाइवर्जेंस हद से ज्यादा है, ठीक, तो फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज दोनों के बीच का डाइवर्जेंस है, मान लेते हैं 4%। यस, अभी कभी मान लेते हैं कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओगे तो 8% पे आता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी कभी भी अगर मेरे दोनों स्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस अगर 8% है, तो वो मेरा एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे मैं मेरा पेयर ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप बॉलिंजर बैंड का मतलब भी वो होता है कि जो भी हायर वैल्यूज होती है उनको वो पिक करता है। ठीक, ओके। वन क्वेश्चन इज, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? तो यस, आई थिंक रिकॉर्डिंग कैन बी एक्सेस्ड, यू कैन मेल टू, आई थिंक, नुवामा हेल्प डेस्क। दीपाली, एक बार आप मेल आईडी कंफर्म कर देंगे? Yes, you can for any queries or any recordings if you want, you can just directly write an email to novamawealth.com, or else if you can just if you want, you can just write down an email to helpdesk@novama.com. Okay, so recordings can be accessed from that mail. Okay. Okay, can I get, Swapnil ka question, can I get 90 days historical tick data for stocks for Nuvama? स्वप्निल, आई थिंक नुवामा एपीआई का मिनिमम रेजोल्यूशन है 1 मिनट का, नहीं, एंड दैट इज फॉर फ्री। एक्चुअली नुवामा के एपीआई फ्री है, तो आप वहां से पिक कर सकते हो। लास्ट 90 डेज का नहीं, आप लास्ट 5 साल का भी डेटा पिक कर सकते हो यूजिंग नुवामा एपीआई। 90 डेज का बैक टेस्ट कोई इतना काम का नहीं होता, 5 साल का कर सको, 15 साल का बैक टेस्ट कर सको, उतना मैटर करता है। ठीक है, ओके। वैभव का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट दी एल्गो? ठीक है, तो ये जो फाइल्स हमने क्रिएट करी है, आई थिंक आप, ठीक है, सेम वीडियो हम लोग हमारे चैनल पे भी अपलोड करते हैं 1 वीक लेटर। तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विल गिव दी कोड्स एंड ऑल फॉर दिस, ये वाले कोड हम लोग दे देंगे। ठीक, ओके, ठीक है। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम अमित, इज देयर रेडीमेड स्ट्रेटेजी अवेलेबल इन ट्रेड हल? नहीं, ओके, सो अमित, व्हाट वी डू इज अ आईटी थिंग, हम लोग एल्गो डेवलप करते हैं, वी ऑटोमेट आवर स्ट्रेटेजी, वी डोंट डू पीएमएस टाइप ऑफ थिंग्स, नहीं। So we just automate the system for the client, or we teach how to automate
your system or how to do the algorithmic trading mentorship program type of. Okay, one question from Ajay. Can you explain more on TradeHull? So Ajay, TradeHull is a company, our company. We are into algorithmic trading from last 6 years, and our products and services are related to developing and automating systems and teaching how to automate your system or how to become an algo trader. Okay, how to learn algorithmic trading? Firoz, you can just visit the TradeHull website or channel and you can find the details regarding algo trading there. ठीक है, and एक चीज और है, and I think ना ये webinar 4 है with Nuama. So this is actually a series of webinar which Nuama is conducting. तो algorithmic trading के बारे में और हम लोग नेक्स्ट वेबिनार नंबर 5 वेबिनार नंबर 6 पे और देखेंगे. यस. ओके, मनोज का क्वेश्चन है कि कैन दिस स्ट्रेटेजी बी ऑटोमेटेड ऑन इंट्राडे बेसिस? तो यस मनोज, डेफिनेटली आप इंट्राडे में भी ऑटोमेट कर सकते हो. अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि मैं टिक बाय टिक डेटा देखता हूँ, बिड आस्क को देखता हूँ और मैं उस बिड आस्क पे स्कैल्पिंग करता हूँ और मैं उसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ, तो आप 1 सेकंड स्कैल्प कर रहे हो 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, उस लेवल तक का भी ऑटोमेशन किया जा सकता है. तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. आप मतलब होता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी टाइप में भी आप ऑटोमेट कर सकते हो चीजों को. Yes, and using Nuama, this can be definitely automated. Nuama की API is free, so actually you can do algorithmic trading with zero cost. Yes. Okay. So how much latency is important in this? ठीक है, ये important question है कि कितने स्पीड से API का डेटा आना चाहिए. तो अभी जो currently Nuama से डेटा रिसीव होता है using the API, वो per second रिसीव होता है. Yes. अभी आपका ऑप्शन चेन का डेटा रिफ्रेश होता है 3 मिनट में. नहीं, पर यहाँ पे जो डेटा आता है वो पर सेकंड आता है, तो इतनी स्पीड से एक्चुअली आप चीजों को कर सकते हैं. ठीक है. राकेश का क्वेश्चन है, कैन वी मेक स्ट्रेटजीज विद पाइथन कोड? तो डेफिनेटली राकेश, ये जितना भी कोड लिखा गया है, दिस इज ऑल यूजिंग पाइथन कोड इटसेल्फ. तो यूजिंग पाइथन ये सब किया जाता है. ठीक है. एंड ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन बाय विद्यानंद कि व्हाट ये प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होता है. ठीक है, तो आई थिंक वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन. ठीक है, बेसिकली आपका एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होता है? आप कोई भी XYZ स्ट्रेटजी यूज करते हो. ठीक है, यूजिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यू कैन बैक टेस्ट योर XYZ स्ट्रेटजी ओवर लास्ट 10 साल का बैक टेस्ट कर सकते हो या 5 साल का बैक टेस्ट कर सकते हो, आप जितना करना चाहते हो. एंड सेकंड, यूजिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आपका जो भी स्ट्रेटजी है वो ऑटोमेट हो जाता है. नहीं, तो आपको जाके स्कैन करके आयरन कॉन्डोर बनाने का जरूरत नहीं है, RSI या सुपर ट्रेंड देखने का जरूरत नहीं है. कोड खुद ही देखेगा और खुद ही ऑर्डर प्लेसमेंट करेगा, ट्रेलिंग करेगा, मैनेजमेंट करेगा. तो एक्चुअली वो जैसा ऑटो पायलट होता है क्या, वैसे ही. तो सिंपल ऐसा समझो, आप होंडा सिटी चलाओगे तो आपको खुद से तो चलाना पड़ेगा, सारे एक्सलेटर और ब्रेक खुद लगाने पड़ेंगे. वहीं आप टेस्ला चलाओगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगी. वही डिफरेंस है, आपको मैनुअल ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग करेगी. तो खुद इट इज सेल्फ मैनेज्ड. ओके. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ कैन वी बैक टेस्ट? सो आई थिंक इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल्ड वेबिनार कर रखा है. आई थिंक इट वाज इन द वेबिनार नंबर 2. तो आप वेबिनार नंबर 2 चेक कर सकते हैं, तो पूरा बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्योरी एंड ऑल उसके अंदर कर रखा है. ठीक है. ओके, वन क्वेश्चन इज फॉर विजय, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट होगा और पोजीशन साइजिंग कैसे किया जाएगा? ठीक है, विजय, फॉर पोजीशन साइजिंग देयर इज अ वेबिनार नंबर 6 विद जो नुवामा कंडक्ट करेगा. राइट, तो उस में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली आप कैसे पोजीशन साइजिंग कर सकते हो. यस, अभी तो मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी था. नहीं.
Okay, one question from Murtuza. Can this be used in commodity or currency? तो yes, आप algorithm किधर भी develop कर सकते हो. NSE, BSE, equity, currency, forex, जो भी आप ट्रेड करते हो मैनुअली, ठीक है, क्रिप्टो, NFT, इनका भी एल्गो क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है. तो जो भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर API है अपने पास, नहीं तो जैसे नोवामा के पास API है तो डेफिनेटली वो ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है. There is an important question by विद्यानंद कि क्या ये आर्बिट्राज इंट्राडे बेसिस पे पॉसिबल है. तो डेफिनेटली ये इंट्राडे में करना उतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका कन्वर्ज होने को टाइम लगाती हैं चीजें. और एक्चुअली जब चीजें कन्वर्ज होती है ना, वो गैप अप गैप डाउन में ज्यादा कन्वर्ज होती है, नहीं? तो इसको पोजिशनल में ही इसकी ज्यादा एज है, इंट्राडे में उसकी उतनी ज्यादा एज नहीं. और डेफिनेटली आप पोजिशनल करेंगे तो कैपिटल कुछ टाइम के लिए तो ब्लॉक रहेगा, वो तो पोजिशनल का पार्ट है अपने आप में. यस. Where can we find the recorded version of this and previous webinar? You can write to Nuama help desk के मेल पे, और either you can visit the TradeHall YouTube channel, तो वहाँ पे भी webinars हैं, ठीक है. For every recording, so actually for every webinar recordings, you will receive an email with the link attached. So you can directly log on, I mean, directly use YouTube for the same with the link provided. Okay, one question is from Manuel. Okay, क्या पेयर ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकता है? तो यस, ये जो भी आप पेयर ट्रेडिंग देख रहे थे, ये इक्विटी का पेयर ट्रेडिंग था, नहीं? ऐसा ही सेम आप पेयर ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में. उसका थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग ही चीज है, बट यस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भी सेम पेयर ट्रेडिंग कैन बी डन, ठीक है. वन क्वेश्चन इज फ्रॉम अजय. कैन यू प्लीज शेयर दी VBA कोड फॉर रेफरेंस? अजय, जो आप एल्गो बनाते हैं ना, ये सब बनते हैं पाइथन से. VBA से ना आप सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि VBA आपको एक्सेल से अटैच करके देगा, नहीं. यूजिंग पाइथन आप सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो, और एक्चुअली पाइथन से आप VBA भी लिख सकते हो. तो जैसे अभी मैंने जो डेटा भेजा ना, ये VBA से नहीं भेजा है, ये मैंने एक्सेल से भेजा है, मतलब पाइथन से भेजा है, तो वैसे. तुषार, कैन वी यूज दिस मेथड इन कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड एंड सिल्वर? ठीक है तुषार, आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर आप करोगे भी ना तो उतना ज्यादा आपको कोरिलेशन मिलेगा नहीं. तो आप ना गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में नहीं कर सकते हो, बट आप गोल्ड का फैब फ्यूचर और गोल्ड के मार्च फ्यूचर के बीच में आप डेफिनेटली कर सकते हो. जब आप फ्यूचर टू फ्यूचर करते हो ना, तो इसका नाम पेयर ट्रेडिंग से बदल के आर्बिट्राज कर दिया जाता है, नहीं? तो आर्बिट्राज भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है, बट वो फ्यूचर्स के बीच में होता है. ओके, वेयर कैन वी गेट दी Nuama API? राकेश, फॉर दी Nuama API, ये ओपन सोर्स है अपने आप में, मतलब आप सीधे वैसे कर सकते हैं. Nuama API. So if you have the Nuama account, okay, तो डायरेक्टली है गेट स्टार्टेड करोगे, यहाँ पे आपको वीडियो के रेफरेंसेस एंड कोड कैसे करना है उसके रेफरेंसेस दे रखे हैं. तो आप सीधे गेट स्टार्टेड एंड अकाउंट ओपन करके यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर API. यस, ऐसे कर सकते हैं. ओके, how can we use through TradeHall Nuama? Sumitra, I think आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, so if you can resend your question, that would be better. Okay, important question by Manish. How can we solve error in algo? नहीं, तो एरर कैसे सॉल्व होगा? मान लो कि हो सकता है कि किसी दिन NSE BSE या NSE थोड़ा होल्ड में चला जाए, या फिर अगर डेटा में एरर आ जाए, तो उन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो एक्चुअली बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है. पाइथन के अंदर वो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को यूज़ करके आप किसी भी एरर को आने से पहले रोक सकते हो, या फिर अगर बहुत अनअवॉइडेबल एरर है, जैसे कि NSE का सर्वर में कुछ इश्यूज़ है, तो आप पाइथन में कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो कि अगर NSE डाउन है तो कुछ टाइम के लिए मेरा एल को स्टॉप कर दो, और जैसे ही NSE वापस से अप हो, मेरी जो भी पुरानी पोजीशन है उसको क्लोज कर दो, या फिर पोजीशंस को हैच कर दो, या व्हाटएवर यू वांट. तो पाइथन के अंदर दिस इज फेयरली पॉसिबल.
ठीक है. Okay, final question by Swapnil. एक question लेते हैं. I think we have exceeded our time. नहीं? Which is good for algorithmic trading? Python good है या Java good है? तो Swapnil, Python is the easiest language for algorithmic trading. Python इतना easy है कि 11th class के students को भी Python पढ़ाते हैं. उनका course content में देखोगे ना, classes में पढ़ाते हैं. 11वीं के बच्चों को Python पढ़ा रहे हैं. नहीं, और ऐसा नहीं है कि बहुत low level language है खेलने के लिए. पाइथन से ही मशीन लर्निंग भी करी जाती है. तो जब आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हो ना, तो पहला प्रोग्रामिंग चॉइस होता है पाइथन. नहीं, तो इतना इजी है कि 11वीं के बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है, और इतना इफिशिएंट है कि मशीन लर्निंग तक भी पाइथन से करी जाए. तो ये है. ओके, सो आई थिंक वी आर डन, एंड दीपाली वी कैन क्लोज नाउ. Thank you for your such an interesting session, Imran. Yeah, sure. For any other queries, please call on our toll-free number, which is 1800-102-3335, or you can write us on helpdesk@novama.com. Thank you, everyone. Okay, thank you. Bye.